नमस्कार सभी को। लास्ट क्लास में अपन कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसी सीरीज में अपन आज बात करने जा रहे हैं जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो कौन कौन सी रिएक्शन देता है। आज का अपना टॉपिक रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज का टॉपिक है अपना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होते हैं उनके अपने को देखने हैं रासायनिक गुण। देखिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल को आप एल्केनोइक एसिड भी बोलते हो, इसको आप एल्केनोइक एसिड भी कहते। इसकी स्ट्रक्चर ये होती है RCOOH, यानी कि ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक समूह। देखिएगा, एक तो ये देगा इस एल्किल ग्रुप के कारण कोई केमिकल रिएक्शन देगा और एक देगा ये इस कार्बोक्सिलिक समूह के कारण कोई अभिक्रिया। तो यहां पर दो प्रकार की रिएक्शन देता है। एक रिएक्शन तो ये देगा अपने को एल्किल समूह के कारण अभिक्रिया, एल्किल समूह के कारण अभिक्रिया, और दूसरी जो ये रिएक्शन देगा अपने को वो ये देता है कार्बोक्सिलिक समूह के कारण अभिक्रिया। इस कार्बोक्सिलिक समूह के कारण अभिक्रिया। अब देखिएगा, एल्किल समूह के कारण अभिक्रिया कैसे देता है ये उसकी अपन बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, एल्किल समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया। सबसे पहली हेडिंग लगाने जा रहे हो आप, एल्किल समूह के कारण, एल्किल समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया। देखिएगा, यहां पर इसको आप हेलोजनीकरण भी कर सकते हो क्योंकि हेलोजन के साथ करवाओगे रिएक्शन। इसको आप कह सकते हो हेलोजनीकरण, या जिसी को आप क्या बोलोगे, हेलोजिनेशन। यहां पर इस अभिक्रिया का नाम है वेहल-होलार्ड-ज़ीलिंस्की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को बोला जाता है हेल-वोलार्ड-ज़ीलिंस्की अभिक्रिया। ये है इस अभिक्रिया का नाम। शॉर्ट में आप इसको बोलोगे HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन बोल दो और वेहल-होलार्ड-ज़ीलिंस्की अभिक्रिया बोल दो। देखिएगा, ये जो अभिक्रिया है यहां पर ये संपन्न होती है, क्लोरीन है मान लीजिएगा, यानी कि आपका हेलोजन है, आप यहां पर ले सकते हो ब्रोमीन। क्लोरीन और हेलोजन की प्रेजेंस में होती है, हो क्या रहा है, इसका हेलोजनीकरण हो रहा है। अब देखो, यदि इस अभिक्रिया को आप सामान्य टेम्परेचर पर करवाते हो, कम तापमान पर करवाते हो तो अभिक्रिया धीरे धीरे होती है, और इसी अभिक्रिया को आप हाई टेम्परेचर पे करवाते हो, अधिक तापमान पे करवाते हो तो अभिक्रिया बहुत ही तेज गति से संपन्न होती है। इसके अलावा इसकी उपस्थिति आप क्या करते हो, फास्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो फास्फोरस के साथ में हेलोजन अभिक्रिया करता है। अब देखो, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, वे ही कार्बोक्सिलिक एसिड HVZ रिएक्शन दर्शाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल ही आपको HVZ रिएक्शन देते हैं। तो यहां लिख सकता हूं, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या करते हैं, आपको HVZ रिएक्शन जिसको आप कहते हो ये देते हैं। क्लियर है? चलिएगा, जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं देते हैं।
अब यहां पर यदि आप आधिक्य में लेते हो तो जितने भी हाइड्रोजन है उन सब का क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है किसके द्वारा, हेलोजन के द्वारा। देखिए एग्जांपल करते हैं RCH2COH, ये कोई मेरे पास में है कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने क्या किया, यहां से क्लोरीन लिया, अब इसका मतलब आपने मान लीजिएगा H2 लिया, ठीक है, मैंने चलो इसे मान लिया केवल H2 लिया। आप जानते हो हेलोजिनेशन हो रहा है, तो हेलोजिनेशन हो रहा है इसका मतलब क्या होने वाला है, HNO हो रहा है। HNO जानते हो सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में ये आप रिएक्शन करवा सकते हो। क्या लेते हो काम में, यहां पर किसकी प्रेजेंस में, फास्फोरस की प्रेजेंस में, H2 और यहां ले सकते हो आप P ले सकते हो। अब देखिएगा क्या है, आप जानते हो इस कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन को क्या बोलते हो आप, अल्फा कार्बन कहते हो। और यहां से होने वाला क्या है, अल्फा हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है वो यहां से बाहर निकलने वाला है, H X यहां से क्या निकला आपका, बाहर निकला। देखा आपने, एक H निकला और इसके साथ रिएक्शन करवाई तो X निकला। अब X जाके बचा, वो यहां जाके जुड़ गया RCHXCOOH। ये जो है आपका अल्फा कार्बन है, क्योंकि कार्बोनिल समूह है से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इसको बोलोगे आप अल्फा मोनोहेलो। मोनो क्यों बोला गया, क्योंकि यहां पर जो हेलोजन आप देख रहे हो केवल एक है, अल्फा मोनोहेलोइक एसिड बोल दो इसको, अल्फा मोनोहेलोइक एसिड आप इसको बोल देते हो। नेक्स्ट देखिएगा क्या होने वाला है, यहां पर आप फर्दर क्या करते हो, H2 फास्फोरस, हेलोजन और फास्फोरस की प्रेजेंस में करवाते हुए रिएक्शन। तो क्या करोगे, यहां से एक हाइड्रोजन का और प्रतिस्थापन हो जाएगा, HX निकला बाहर, और क्या बन जाता है RCXXCOOH बन गया। इसको बोल दोगे आप, देखो ये पोजीशन आपकी अल्फा है, इस पे 2 है तो अल्फा अल्फा डाइहेलोइक एसिड, अल्फा अल्फा पे आ रहे, तो अल्फा अल्फा डाइहेलोइक एसिड, अल्फा अल्फा डाइहेलोइक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहां पर हेलोजन परमाणु का हो जाता है प्रतिस्थापन, और ये यहां पर जो क्रिया हो रही है ये रिएक्शन है, इसको आप बोलते हो HVZ रिएक्शन। और यहां पर आप क्या ले रहे हो काम में, हेलोजन और फास्फोरस के साथ करवा रहे हो। ध्यान रखिएगा ये जो फास्फोरस है कैसा फास्फोरस है, रेड फास्फोरस है, तो लाल फास्फोरस, और आप यहां रिएक्शन करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन। लाल फास्फोरस तथा हेलोजन की उपस्थिति में आप ये सभी क्रिया को यहां संपन्न करवा रहे हो। चलिए यहां तक नोट करिए इसे, आगे देखिएगा आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट अपन करते हैं चर्चा। देखिएगा ये है अपने पास में CH3COH, ये कोई एसिटिक एसिड है या इसको आप कह सकते हो एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड आप इसको बोल देते। अब देखिएगा एथेनोइक एसिड है आपका, इस एथेनोइक एसिड के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कैसे, देखना, ये जो आपका एथेनोइक एसिड है इसकी रिएक्शन आपने करवाई रेड फास्फोरस के साथ में और हेलोजन की प्रेजेंस में, HNO डालोगे, सूर्य का प्रकाश डालो, तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, हेलोजन को आधिक्य में ले रहे हो। ध्यान रखिएगा हेलोजन को क्या कर रहे हो, आधिक्य में ले रहे हो। यहां पर x बराबर मैं मान सकता हूं Cl है, मान लीजिए मेरे पास x बराबर क्या है, Cl है, और यहां पर ये Cl है, Cl को क्या करते हो आप, एक्सेज में ले रहे हो, आधिक्य में ले रहे हो। आधिक्य में लेने का मतलब क्या हुआ, देखो अल्फा कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन है उन सबका क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है। तो यहां पर ये अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन पर उपस्थित सभी हाइड्रोजन परमाणु का हो जाएगा यहां से प्रतिस्थापन। देखिएगा क्या होगा आगे, ये है आपका
सबसे पहले आपने क्या किया, एक HX निकाला यहां से, तो क्या बना CH2Cl COOH बन गया। बनाओ, क्या बोलोगे इसको, अल्फा क्लोरो, अल्फा पोजीशन पे क्लोरो लगा दिया आपने, अल्फा क्लोरो एथेनोइक एसिड, अल्फा क्लोरो एथेनोइक एसिड बोल दोगे इसको। आगे देखिएगा क्या होने वाला है। फिर है अपने पास में, मान लीजिए ये फर्दर रिएक्शन करेगा, क्योंकि हेलोजन को अपन आदित्य में ले रहे हैं, तो जितने भी आपके अल्फा हाइड्रोजन है उन सबका क्या हो जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है। देखिएगा अब क्या करोगे फर्दर, आप इसमें फिर से रेड फॉस्फोरस डालोगे, हेलोजन डालोगे, फिर से एक HX निकलेगा बाहर आपका, होने वाला क्या है CH, यहां Cl, यहां Cl, फिर आपका COOH। क्या बोलोगे इसको, देखिएगा ये आपके अल्फा पोजीशन, अल्फा अल्फा पे क्या है, 2 क्लोरीन लगी हुई है, ठीक है, अल्फा अल्फा डाइक्लोरो एथेनोइक एसिड, अल्फा अल्फा डाइक्लोरो डाइक्लोरो इथेनोइक एसिड बोल दो। फर्दर क्या करोगे आप, इसमें रेड फॉस्फोरस डालोगे, हेलोजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे, होने वाला कुछ ऐसा होगा कि ये हाइड्रोजन और यहां से HX फिर निकलता है बाहर, और अब क्या बनेगा, कार्बन है, यहां क्लोरीन, यहां क्लोरीन और यहां क्लोरीन, ठीक है, फिर यहां COOH, तो मतलब ट्राई हेलोजन एसिड बना क्या, या इसको आप बोलोगे ट्राई हेलो ओइक एसिड, 3 हेलोजन है, या ये अल्फा कार्बन है जिसको आप ऐसे कह सकते हो अल्फा अल्फा अल्फा, ट्राई क्लोरो ट्राई क्लोरो, क्लियर है। चलिए ट्राई क्लोरो में एक इथेनोइक एसिड, यदि आपसे आईपीएससी नाम पूछा जाए इसका, तब क्या करोगे, देखिएगा ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन आपकी क्या है, 2 पोजीशन होगी, क्योंकि कार्बोक्सिलिक समूह का कार्बन को नंबर 1 दोगे आप, तो क्या बोल दोगे इसका नाम 2,2,2 ट्राई क्लोरो, आईपीसी नाम क्या लिखोगे इसका, आईयूपीएसी नाम, ये ध्यान रखिएगा, अल्फा है यहां, ये अल्फा है, इसको ध्यान रखिएगा, आईपीसी नाम लिख दोगे इसका 2,2,2 ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, 2 कार्बन है, इथेनोइक इथेनोइक एसिड, क्लियर है। चलिए नोट करिए यहां तक, इसे आपको करना क्या है, यहां से अल्फा हाइड्रोजन परमाणु का रिप्लेसमेंट कर देना है, उसी को हटा देना है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट अपन बात करने जा रहे हैं इसी HVZ रिएक्शन में। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको करवाना है यहां से HVZ रिएक्शन में, ये मेरे पास में है मीथेनोइक एसिड, आपको बताना है क्या HVZ रिएक्शन देता है और नहीं देता है तो क्यों नहीं देता। देखिएगा ये HCOH रेड फॉस्फोरस के साथ में इन हेलोजन की प्रेजेंस में HVZ रिएक्शन है, ये नहीं देता, कारण बता दोगे, कारण क्या है, देखो इस मेथेनोइक एसिड के पास में किसी भी प्रकार के अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, आप लिख सकते हो मेथेनोइक एसिड डज नॉट कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, या अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति के कारण ये रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि मैंने शुरू में एक लाइन लिखाई थी आपको कि जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो ये रिएक्शन देते हैं। चलिएगा और एग्जांपल करते हैं, ये है मेरे पास में कोई एसिड, यहां CH है, क्लियर है, CH2COOH, फेनिल एथेनोइक एसिड हो गया, सॉरी साइक्लोहेक्सेन एथेनोइक एसिड है। क्या करोगे, रेड फॉस्फोरस डाला आपने,
हेलोजन की प्रेजेंस में HNO सूर्य का प्रकाश डाल सकते हैं। यहां से होगा कुछ ऐसा, यहां पर ये अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन पे उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है। तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, क्या देखिएगा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, CH Cl और ये CH, ठीक है। ये क्या है, 2 क्लोरोफेनिल है और आपका एथेनोइक एसिड बना दोगे। आगे यहां पर यदि आप हेलोजन को क्या कर रहे हो, आधिक्य में ले रहे हो, आधिक्य में यदि लेते हो तभी क्या होगा, आपके जितने भी हाइड्रोजन परमाणु है उनका होने वाला है प्रतिस्थापन होने वाला। कैसे होने वाला देखिएगा। फर्दर क्या करोगे आप, x बराबर मैंने यहां क्या लिया है, Cl लिया। अब क्या करोगे, यहां से फिर से रेड फास्फोरस डालोगे, हेलोजन डालोगे, होने वाला क्या है, यहां से x बराबर क्या है, Cl ले लो। इसका मतलब किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो, Cl2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो। चलेगा, फिर से यहां से आपका HCl बाहर निकलेगा, यहां भी HCl बाहर निकल रहा है क्या, बिल्कुल ऐसा कुछ हो रहा है। आगे क्या बनेगा आपका, यहां से ये बन जाता है कार्बन, यहां क्लोरीन और यहां COOH। क्लियर है। तो ये आपका कंपाउंड बन जाता है किसके कारण, HVZ रिएक्शन के कारण। ये जो HVZ रिएक्शन होती है जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं के द्वारा क्या की जाती है, दी जाती। आगे चले, आइए। तो ये तो हुई हेलोजन और किसके कारण, उस एल्किल समूह के कारण होने वाली कोई रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, एल्किल समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया है ये। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरी रिएक्शन की बात करेंगे इसी में। दूसरी रिएक्शन देखना आप लोग, कार्बोक्सिलिक समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया, समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया। अब देखना इसके कारण क्या क्या रिएक्शन हो सकती है, RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक रिएक्शन तो अपने पास में होगी, ये जो संपूर्ण कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके कारण। तो यहां पर पहली जो रिएक्शन होगी इसमें कौन सी होगी, संपूर्ण कार्बोक्सिलिक समूह के कारण, कार्बोक्सिलिक समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया, संपूर्ण कार्बोक्सिलिक समूह के कारण कोई रिएक्शन होगी। दूसरी रिएक्शन देखिएगा, यहां पर कोई कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या होना है, ब्रेक होना है। दूसरी रिएक्शन होगी कार्बन और ऑक्सीजन, इसका बॉन्ड विदलन, इसके बंध विदलन के कारण अभिक्रिया, बंध विदलन के कारण होने वाली अभिक्रिया होगी। तीसरी जो रिएक्शन होगी, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का कोई बॉन्ड टूटता है और इसके कारण होती है कोई रिएक्शन। तीसरी अपनी जो रिएक्शन होगी इसमें, ये दूसरी, ये ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन और H बॉन्ड, इसके विदलन के कारण होने वाली अभिक्रिया। क्लियर है। चलिए इसे नोट करिए यहां तक और वापिस हेडिंग लगा दीजिएगा, संपूर्ण कार्बोक्सिलिक समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया। संपूर्ण कार्बोक्सिलिक समूह के कारण कौन कौन सी रिएक्शन होती है उसी की अपन बात करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग लगा दीजिए, इसमें क्या लगा के, ए लगा के, जो भी आपके पास, इसको आप बोलोगे रिडक्शन या अपचयन। देखिएगा, रिडक्शन या इसको आप बोल देते हो अपचयन। सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं इस अपचयन के बारे में। देखिएगा अपचयन में क्या होने वाला है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका RCOH, यहां पर आप अपचयन करवा सकते हो। देखो रेड फास्फोरस लोगे, लाल फास्फोरस, और HI की प्रेजेंस में लगभग 433 केल्विन टेम्परेचर पे करोगे इसको हीट, होने वाला क्या है देखिएगा। ये जो CO समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है या कार्बोनिल समूह है जिसको आप कहते हो,
ये कार्बोनिल समूह है आपका, यहां से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां से आप क्या बना दोगे, RCH3 बना दोगे। क्लियर है? यहां से आपको मिलने वाला है I2 और यहां से आपको मिलने वाला है H2। क्लियर है? चलिए रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे, कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, यहां CH3COH, ठीक, आप करियो रेड फॉस्फोरस डाला आपने, HI डाला, ध्यान रखना HI डाल रहे। लाल फॉस्फोरस और HI को मैंने बोला था इसे एल्केन का ठेकेदार कहा जाता है, मतलब ये इसको हमेशा किसमें कन्वर्ट कर देता है, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या बना दिया आपने, यहां से एथेन बना दिया और यहां से आपका I2 और यहां से आपका H2 कन्वर्ट हो गया। चलिएगा रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, देखिए क्या बना है आपका, बताइए, देखिए कर लोगे बैलेंस, कीजिए, देखिए क्या बैलेंस किया आपने। हो गया, चलो क्या बैलेंस किया, देखा आपने, यहां पहले ये लेता हूं मैं, आयोडीन है तो 3 दूनी 6 और 6 हाइड्रोजन हो गए, 3 3 6, H2O 3, इस रिएक्शन में देख लो 6 HI ले रहे हो आप काम में, ठीक है, इस वाले को बैलेंस कर लो, ऊपर वाले को 6 HI ले रहे हो काम में यहाँ पे, ठीक है, क्या बना देखो, हाइड्रोजन 3 2 5 एक साथ, इसका मतलब आप यहाँ पे कितने लोगे हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 3 7, आयोडीन कितने लोगे, 3 ले लोगे, कर लोगे बैलेंस, ठीक है, नीचे वाली को कर लोगे बैलेंस, कीजिए, देखिए, चलिए आगे चले, रिडक्शन हो गया। आइए अगली रिएक्शन की अपन बात करने जा रहे हैं, स्मिट अभिक्रिया नेम रिएक्शन है और इमिन बनाने की भी विधि है। देखिएगा अगली रिएक्शन है, इसमें है या जिसको आप बोलोगे बी, इस रिएक्शन का नाम है स्मिट अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं स्मिट अभिक्रिया या स्मिट रिएक्शन, SCHMIDT स्मिट अभिक्रिया। देखो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की कोई अभिक्रिया होती है और ये अभिक्रिया आप करवाते हो N3H, ध्यान रखिएगा N3H, इसको बोला जाता है हाइड्रेजोइक एसिड, हाइड्रेजोइक एसिड लिया आपने, ये रिएक्शन यहां पर आप लेते हो डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में होने वाली, तो यहां से आपको CO2 मिलती है, एमीन मिलती है, क्लियर है, और नाइट्रोजन मिल जाता है। देखो RNH2 क्या बना, RNH2, यहां से आपने बना दिया 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन की फॉर्मेशन कर दी। नेक्स्ट अपन बात करें यहां पर, देखिएगा CO2 बाहर निकली आपकी और N2, CO2 और N2 ये दोनों गैसें प्रोडक्ट बाहर, प्राप्त उत्पाद जो एमीन है, इसमें कितने हाइड्रोजन है आपके पास में, 2 हाइड्रोजन है, जबकि आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है। तो आपने क्या देखा यहां पर, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है क्या, आप लिख सकते हो प्राप्त उत्पाद 1 डिग्री एमीन में कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में 1 हाइड्रोजन अधिक होता है, लिख सकते हो आप प्राप्त उत्पाद 1 डिग्री एमीन में अभिकारक कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में देखो यहां पे कितने हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, वहां कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन
अधिक होता, क्लियर? ये होगी आपकी स्मिट अभिक्रिया। कर दोगे? चलिए नोट गए इसे यहां तक, आगे चले। आइए अगली रिएक्शन है तीसरी इसी में कि संपूर्ण कार्बोक्सिल समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया में बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा आप ये, उसको बोला जाता है कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलवे विद्युत अपघटन, कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलवे विद्युत अपघटन बोलते हैं, कोलवे विद्युत अपघटन। देखो इसके द्वारा आप क्या करते हो, एल्केन का निर्माण करते हो। ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ा होगा जहां पर हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर पढ़ा है और वहां पर एल्केन बनाने की विधि में अपन ने किया है इसको। तो ये है यहां पर एल्केन का क्या करोगे, यहां पर आप इसमें फॉर्मेशन करते हो, एल्केन का निर्माण करते हो। होना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई लेते हो साल्ट और उसका सोडियम, कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण को आप करवाते हो विद्युत तारक की प्रेजेंस में रिएक्शन, ठीक है, उसका विद्युत अपघटन करवाते हो। तो आपको पता होगा एल्केन प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, NaOH प्राप्त होता है और हाइड्रोजन प्राप्त होती है। होना कुछ ऐसा है, देखिएगा ये कोई मेरे पास में है कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट RCOL, क्लियर है? इसका आप करवाते हो अपघटन, करवाते हो विद्युत अपघटन करवाते हो। इसका मतलब यहां पर क्या करते हो आप, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो, विद्युत अपघटन करवा रहे हो, या आपको कई बार यहां पर लिखा हुआ मिल सकता है विद्युत आर्क, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहां से R मिल सकता है आपको, CO2 मिल सकती है आपको, NaOH मिल सकता है आपको, और आपको यहां से H2 मिलती है, क्लियर है? चलिए ये है सोडियम एल्केनोएट, सोडियम एल्केनोएट, इसको आप कहते हो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बन गया साल्ट। इसी को आप कह सकते हो साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, ये कोई लवण है आपके पास। देखिएगा RR का इसके 2 मोल आप काम में ले रहे हो, CO2 कितनी निकली आपके पास में, 2 निकलेगी बाहर, 2 निकली आपके पास में बाहर, NaOH कितने निकलेंगे आपके पास में बाहर, 2 निकलेंगे। और H2 की बात करते हो तो यहां से 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहां से 2H2 बना, क्लियर है? 2 दूनी 4 हो गए, इधर 2 हाइड्रोजन ये रहे, 2 हाइड्रोजन ये। अब देखो इसके लिए आप क्या करते हो, आप विद्युत आरक करते हो, तो यहां पर आपको एनोड पे तो ये दोनों प्राप्त होते हैं, एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो आपको एल्केन एनोड पे प्राप्त होगी, और कैथोड पे आपको कौन प्राप्त होता है, NaOH और H2। यानी कि ये जो रिएक्शन करवा रहे हो, ये आप करवा रहे हो कार्बोक्सिलिक अम्लों के द्वारा रिएक्शन करवा रहे हो। ध्यान रखिएगा ये रिएक्शन जो आप करवा रहे हो, ऊपर हेडिंग लगा के लिख लेना, इसमें 2 प्रकार के रिएक्शन पढ़ेंगे अपन, इसी वाले में अपन 2 प्रकार की रिएक्शन पढ़ेंगे। तो इस गैस जहां लिखा है उसके ऊपर लिख लेना, आपके पास में जगह होगी यहां पर, कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण द्वारा, आप लिख सकते हो यहां पर मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण द्वारा ये करवा रहे हो आप रिएक्शन, ठीक है? एनोड पे ये प्राप्त हुआ, कैथोड पे आपको ये प्राप्त हो जाता। चलिए इसी रिएक्शन को अपन करें सेट, मामला सेट करें। देखिएगा मान लीजिए यहां पर मेरे पास में हो CH3, तो यहां से क्या प्राप्त होने वाला है आपको, एल्केन प्राप्त होने वाला है, एथेन प्राप्त होने वाला है। इसको आप क्या बोल दोगे, सोडियम एथेनोइड कह दोगे, क्या बोल सकते हो, या मेथेनोइड बोलोगे, 1 2 कार्बन तो एथेनोइड बोलोगे, सोडियम एथेनोएट आप इसको कह देते हो।
अब देखिएगा यहां पर क्या होने वाला है उसकी अपन बात करते हैं, मैकेनिज्म में चलते हैं। इसकी मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करना यहां से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेम रिएक्शन के क्वेश्चन पूछने जाने की पूरी पूरी संभावना है। कैसे देखिएगा इसकी मैकेनिज्म, मैकेनिज्म अभिक्रिया की क्रिया विधि। सबसे पहले आपके पास में है CH3CO Na+ है, ठीक है। इस गैस का ये पहला मान के चलना आप ए, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस जो है बनाई, ठीक है। इसका आप करवाती हो वियोजन, तो किसमें कन्वर्ट होता है देखिएगा, CH3CO- और इसको आप ऐसे लिख सकते हो O- और यहां Na। देखिएगा 2 मोल काम में ले रहे हो तो यहां मैं लिख सकता हूं ये 2 और इसके भी क्या 2 मोल। बाकी आप इलेक्ट्रॉन दर्शाना चाहो तो दर्शा सकते हैं। देखो यहां पर कितने 2 2 4 2 6 और ये 2 बोल्ट बनाए, नेगेटिव चार्ज है। इसको बोलते हो आप एसीटेट आयन। देखिएगा एसीटेट आयन बन गया। आगे देखिएगा क्या होने वाला है। देखो ये आपके पास में है CH3COO-, क्लियर है, 2 मॉलिक्यूल आपके पास में। अब देखो एक से एक इलेक्ट्रॉन निकला, बताओ एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर यहां रेडिकल बनता है क्या, 7 इलेक्ट्रॉन ये मुक्त मूलक बना। और दूसरे वाले से भी निकला तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले टोटल बाहर। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने पर क्या बनाया, CH3CO और यहां आ जाता है मुक्त मूलक, बन गया क्या, कितने हैं 2। इसको आप बोल देते हो एसीटेट फ्री रेडिकल, या इसी को आप क्या बोल सकते हो, एसीटेट मुक्त मूलक। क्लियर है, एसीटेट फ्री रेडिकल या एसीटेट मुक्त मूलक। देखिएगा 2 CH3CO और O एसीटेट मुक्त मूलक है। चलो इस वाले में समान विखंडन हो सकता है कि कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करवाओगे, क्या बनेगा, देखो यहां 2CH3 रेडिकल बन जाएगा और यहां से 2 CO2 यहां से हो जाते हैं आउट, हो जाते बाहर हो जाते। क्लियर है, आगे आइए आगे देखते। अब यहां पर ये CH3 2 है और ये CH3, बताइए आपस में रिएक्शन करेंगे, क्या बना देती है CH3 बताइए। देखिए आपका एक तो 2CO2 बना क्या और CH3 बन गया। तो देखिएगा ये जो रिएक्शन यहां हो रही है ऑन एनोड, किस पे हो रही है, एनोड पे हो रही है। अब अपन जो करवाते हैं रिएक्शन वो करवाएंगे कैथोड पे। देखिएगा कैथोड पे रिएक्शन करवाएंगे, बी लिखोगे आप। अब यहां ऑन कैथोड, कैथोड पे किस किस का निर्माण करवाओगे, कैथोड पे आप करवाओगे हाइड्रोजन का और NaOH का निर्माण करवाते। क्या करते हो, H2O डालते हो। आपने क्या किया, यहां से H2O डाला, H2O के डालने पर ये किसमें कन्वर्ट होता है H+ और आपके OH- मींस 2H2O डाला आपने तो 2H+ और यहां से आपको क्या मिलेगा 2OH-, बना क्या, ये बन गया आपका 2OH-। चलो अब देखो आपके पास में 2OH- बना, ये क्या करता है, किसी सोडियम के साथ में क्रिया करता है। और बताओ सोडियम बन रहा है क्या, कहां 2Na+ यहां बना। इस 2Na+ के साथ में आपका क्या करता है, ये कौन 2OH- क्रिया कर लेगा, क्या बना देता है 2NOH। बताइए देखिए NOH का निर्माण हुआ। चलो फर्दर क्या होने वाला है, यहां से ये 2H+ क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे। क्लियर है, क्योंकि इनको बैलेंस करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे
और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, तो यहां से आपको क्या दे देंगे, ये हाइड्रोजन दे देंगे। बताइए, देखिए मैंने जो रिएक्शन करवाई वो बनी या नहीं बनी? क्लियर है? अब देखना इस रिएक्शन की खास बात मैं क्या बता रहा हूं, नोट में लिखनी है। देखिएगा, प्राप्त एल्केन में कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट की तुलना में एक कार्बन अधिक होता है। आई बात समझ में? लिख सकते हो, प्राप्त उत्पाद एल्केन में, ध्यान रखिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में, COOH की तुलना में एक कार्बन अधिक होता है, एक कार्बन अधिक होता है। क्लियर है? समझे हुए? कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस, दोबारा बता रहा हूं होने वाला क्या है, सोडियम एथेनोट लिया मैंने यहां विद्युत अपघटन करवाया, सबसे पहले आपको एथेन एल्केन बनता है, CO2 बनती है, NaOH बनता है और H2 बनता है। ठीक है, सबसे पहले मैकेनिज्म देखोगे आप इसकी, यहां पर आपका क्या है, ये है सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट बोल सकते हो आप इसको, एथेनोएट को एक ही बात है, सोडियम एसीटेट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका आप क्या करवाते हो, यहां पर वियोजन करवाते हो तो एसीटेट आयन और 2Na+ बन जाता है। फिर क्या होने वाला है, ये जो आपके पास में एसीटेट आयन बना, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे त्यागा, फिर दूसरे वाले से भी 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो यहां पर एसीटेट फ्री रेडिकल बन गया। फिर हुआ क्या, यहां से CO2 के बाहर निकलने से रेडिकल बना, और रेडिकल रेडिकल आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, CH3 बना दिया। यहां पर आप H2O काम में ले रहे हो, और ये H2O क्या करता है, H+ और OH- में विभक्त होता है। यहां बने हुए OH- है, ये यहां पर क्या करता है, 2Na+ के साथ में क्रिया करेगा और क्या बना देता है, 2NaOH बना देता है। फिर होगा क्या, यहां से 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और क्या बना देता है, H2 बना देता है। आई बात समझ में? ठीक है, प्राप्त उत्पाद एल्केन में कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में एक कार्बन ज्यादा ही होता है। आगे देखिएगा, यहां पर इसका देखा अपने ए रिएक्शन की, इसके अलावा बी रिएक्शन की बात करूंगा मैं। इसमें देखिएगा बी रिएक्शन, देखना देखो बी में क्या करोगे, आप करोगे सोडा लाइम का द्वारा रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन लवणों के द्वारा, और यहां पर आप बोल सकते हो इसको डीकार्बोक्सिलेशन भी कह सकते हो। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है वी कार्बोक्सिलेशन, और यहां से क्या निकलने वाला है, आपका कोई CO2 बाहर निकलने वाला। क्लियर है? ठीक है, यह भी क्रिया में करवा रहा हूं, वी कार्बोक्सिलीकरण। इसी वाले में है 2 नंबर की वी कार्बोक्सिली। देखिएगा वी कार्बोक्सिलीकरण में क्या होने वाला है, देखो आपने क्या किया, यहां से RCONA लिया और इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो NaOH और CaO के साथ में। देखिएगा NaOH और CaO क्या है, सोडा लाइम है, इनको क्या बोला जाता है, सोडा लाइम। ध्यान रखिएगा, सोडा लाइम, और सोडा लाइम तो आप जानते हो कि इसको सोडा लाइम बोल दिया मैंने, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। होने वाला क्या है, यहां से ये Na2CO3 बाहर निकलने वाला है और RH और Na2CO3, मतलब आपका क्या बना, यहां से एल्केन बन गया, आपने इसके द्वारा एल्केन की फॉर्मेशन कर ली, तो सोडा लाइम के द्वारा आपने एल्केन बना लिया है। अब देखो सभी क्रिया को क्या बोलोगे आप, डीकार्बोक्सिलेशन कहते हो। क्यों कहते हो, क्योंकि यहां से ये CO2 का बाहर निकलना होता है, और सोडा लाइम है जहां पर NaOH और CaO है, 3:1 के रूप में काम में लिया जाता है। केवल और रिएक्शन में ये NaOH काम में आता है, पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है? ये हुआ डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये अपन ने पढ़ी है HVZ रिएक्शन, इसका रिडक्शन कैसे करवाते हैं, फिर डीकार्बोक्सिलेशन, और आपका लास्ट में अपन ने पढ़ लिया है कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।